नमस्कार मित्रों, अपन पढ़ रहे थे ज्यामिति। ज्यामिति में कोण पढ़ लिया है। अब कोण के प्रश्न पूरी ज्यामिति जब पूरी हो जाएगी, लास्ट में प्रश्नोत्तरी की एक श्रृंखला भी होगी जिसमें कोण के बाकी रहे प्रश्न भी हो जाएंगे। आज अपन पढ़ेंगे ज्यामिति में त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज क्या मामला है, किस तरीके से। त्रिभुज एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज है और त्रिभुज की परिभाषा ऐसे होती है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तीन भुजाएं और बंद आकृति होनी जरूरी है। त्रिभुज की परिभाषा ये, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। मतलब त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन भुजाएं। इसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। बंद आकृति जरूरी है। बंद आकृति नहीं है कि तीन भुजाएं ये भी, ये त्रिभुज नहीं है। ये त्रिभुज नहीं है। तीन भुजाएं होने से त्रिभुज नहीं होगा। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति वही त्रिभुज होगी। अब देखिए त्रिभुज की आकृति किस प्रकार, क्या क्या प्रश्न बनते हैं इसमें। सबसे पहले ये एक त्रिभुज की आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। अब इसका कोई एक नाम, जैसे ए बी सी, तो इसका नाम त्रिभुज, ये त्रिभुज पढ़ते हैं इसको ए बी सी। इस तरह से लिखने का मतलब क्या है? त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी। अब इस त्रिभुज में ये जो दे रखे हैं तीन शीर्ष, जो कोने 1, 2 और 3, तो त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। ये त्रिभुज है। इसमें तीन भुजाएं कौन सी? एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये। तीन शीर्ष कौन से? ए बी और सी। तीन कोण कौन से? ए बी और सी। अब देखिए भुजाओं के भी नाम किस तरह से होते हैं, कोणों के भी नाम किस तरह से होते हैं कि जो कोण ए है, ये जो ए लिखा है, इसके जस्ट सामने की भुजा जो होगी वो होगी स्मॉल ए। इसको स्मॉल ए से दर्शाया जाता है। छोटा ए लिखा है मतलब कौन सी है? भुजा बी सी। भुजा बी सी बराबर क्या होगा? ए होगा। ये भुजा बी सी, बी से सी तक जो है बी सी भुजा, इसके बराबर ए। और ये ए बी, ए बी का मतलब सी के सामने की भुजा है, इसलिए इसको स्मॉल सी से भुजा ए बी बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल सी। और तीसरा भुजा ए सी लिखो चाहे सी ए लिखो, ये सी ए या ए सी। ए सी भुजा क्या होगी? बी के सामने की है, इसलिए स्मॉल बी, तो ये स्मॉल बी। इस तरह से भुजाओं का भी इस तरह नामकरण होता है। भुजा ए बी का मतलब स्मॉल सी, भुजा बी सी का मतलब स्मॉल ए, और भुजा ए सी मतलब स्मॉल बी। आप इसको ए सी पढ़ सकते हैं, सी ए पढ़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं, एक जैसा ही है। ए सी लिखो या सी ए लिखो, ये हैं तीन भुजाएं और इनको प्रदर्शित करने का तरीका। अब कोण, ये कोण ए, और इस कोण को आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि ये कोण ए है, इस कोण को आप बी ए और सी इस तरह भी पढ़ सकते हैं। कोण बी ए सी पढ़ सकते हैं। इसी को आप सी ए बी पढ़ सकते हैं, सी ए बी। ये पढ़ने का तरीका कोई सा भी बोले, सी ए बी बोले, बी ए सी बोले, या कोण ए बोले, एक ही। ऐसा ही इसमें कोण बी का और ऐसा ही कोण सी का। तो इसमें कोण तीन है, कौन से? कोण ए, कोण बी और कोण सी। तीन कोण, तीन भुजाएं और तीन शीर्ष। ये त्रिभुज में जनरल सी बात सबसे पहले। अगला, एक त्रिभुज में तीन जो कोण होते हैं, अंतःकोण, इन तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है।
जैसे कोई एबीसी त्रिभुज है, इसमें 3 कोण है, कौन से कोण? अंतःकोण। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यह त्रिभुज में तीनों कोणों का योग। अब त्रिभुज में तीनों कोणों का योग मतलब इसमें कई बार प्रश्न ऐसे बनता है कि भाई 2 कोण दिए और तीसरा ज्ञात करना हो, तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लो, तीसरा कोण आ जाएगा। तो तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये अंतःकोण। अब इसमें 22 कोण भी होता है। ये जैसे एक त्रिभुज है, अब इसमें देखिए 22 कोण कैसे? अल्टरनेटिव क्रमवार तीनों भुजाओं को यदि बार आगे बढ़ाते हैं, छोटा त्रिभुज बनाते हैं। ये देखिए, ये त्रिभुज अल्टरनेटिव, जैसे इस त्रिभुजा को ऐसे आगे बढ़ा दिया, इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ा दिया और इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ा दीजिए। तीनों भुजाओं को क्रमवार, मतलब इसको ऐसे आगे बढ़ाए हैं तो इस त्रिभुज में ये भुजा ऐसे आगे बढ़ेगी और ये भुजा इस तरह से आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार 3 22 कोण बने, एक ये और एक ये। त्रिभुज के 3 22 कोण और तीनों 22 कोणों का योग, जैसे इसका नाम लिख लेते हैं अपन x, ये y और ये z। तो तीनों 22 कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। त्रिभुज के तीनों 22 कोणों का योग कितना होता है? 360। तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। 22 कोण कौन से? कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 360 डिग्री। त्रिभुज के तीनों 22 कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट 22 कोण प्रमेय भी है एक, कि कोई एक 22 कोण जैसे लिखते हैं और ये यदि ज्ञात करना हो, ये दिया जैसे x, ये दिया है y। 22 कोण प्रमेय ये कहती है कि त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का योग तीसरे 22 कोण के बराबर होता है। ये 22 कोण प्रमेय है। 22 कोण प्रमेय किस तरीके से? त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग तीसरे 22 कोण के बराबर होता है। त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का योग तीसरे 22 कोण के बराबर होता है। अब आप तीनों 22 कोण बता सकते हैं, जैसे ये तीनों 22 कोण बताएं। ये एक 22 कोण, ये एक 22 कोण, ये और एक 22 कोण, ये 3 22 कोण बनेंगे। त्रिभुज में 3 ही अंतःकोण बनेंगे, 3 ही 22 कोण बनेंगे और इनके नाम अपन ने कोणों के लिख दिए x, y और z। अब 22 कोण पर मैं समझिए, त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का योग, कोई भी 2, जैसे ये 2 लेंगे तो तीसरा 22 कोण मतलब ये हो जाएगा। तो इस कोण का मान इन दोनों के बराबर, मतलब ये कोण कितना होगा? x प्लस y। तीसरा 22 कोण, ये इन दोनों का योग तीसरे के बराबर। अब जैसे ये कोण लेना y वाला, तो इन दोनों के योग के बराबर, मतलब ये हो जाएगा x प्लस z। जैसे ये कोण लेना x वाला, तो ये होगा y प्लस z। ये 22 कोण पर में त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का योग तीसरे 22 कोण के बराबर होता है। ये जनरली प्रश्न आता है 50 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये आपको पूछ ले, ये 22 कोण प्रमेय से संबंधित प्रश्न। ये 50, ये 50, ये बार वाला कोण कितना होगा? तो 50 और 50 कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। ये 22 कोण प्रमेय।
बहिष्कोण प्रमेय में दो अंतः कोणों का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होता है। क्लियर, समझ में आ गई होगी। अब त्रिभुज में भुजाओं से समझ लीजिए, मामला था कोणों का। भुजाओं में सबसे पहले त्रिभुज बनने की शर्त, त्रिभुज बनने की शर्त, त्रिभुज बनने की शर्त इस प्रकार है, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। यह त्रिभुज बनने की अनिवार्य शर्त है। किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, अधिक होगा। और दूसरा, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है, और त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, इसमें भी लिख दो हमेशा, योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। यह है त्रिभुज बनने की अनिवार्य शर्त। और ये भुजाओं के माप के आधार पर है। भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुज किस प्रकार से कैसे कैसे होता है। अब भुजाओं के माप से, ऐसे कोण से भी कई बार प्रश्न बन जाता है, भुजाओं से भी प्रश्न बन जाता है। अब भुजाओं वाला प्रश्न देखिए, जैसे कि 5, 4 और 6 जैसे कोई त्रिभुज की भुजाओं का माप दे रखा है, 5, 4, 6, मात्रक जैसे नहीं लिखा, मतलब तीनों का कॉमन है कि 5 मीटर है तो 4 मीटर और 6 मीटर। इस प्रकार यदि त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, फिर आपसे प्रश्न ये बनता है कि ये त्रिभुज बन सकता है कि नहीं बन सकता, कि इस प्रकार की भुजाओं वाला माप का त्रिभुज होगा या फिर नहीं होगा। तो इसके लिए आपको चेक करने में यह होता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होता है। इस थ्योरम का यूज करना है। दो भुजाओं का योग किससे अधिक, तीसरी से। तो तीसरी भुजा का मतलब है इसमें आपको सबसे बड़ी भुजा चेक करनी, एक ही चेक करना। तो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसमें, इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 6। अब शेष दोनों का योग 6 से ज्यादा होना चाहिए। शेष दोनों का योग 6 से ज्यादा है, मतलब त्रिभुज बनेगा। यदि 6 से कम है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो शेष दोनों का योग मतलब 5 + 4 ये ज्यादा है, मतलब त्रिभुज बनेगा। यह त्रिभुज बनने की अनिवार्य शर्त कि दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा अधिक होता। तीसरी भुजा का मतलब आपको सबसे बड़ी भुजा लेनी, सबसे बड़ी भुजा ली, शेष दो भुजाओं का योग किया, और ये योग तीसरी से ज्यादा आता है, मतलब 6 से ज्यादा आएगा। 5 और 4 9 हुए, 6 से ज्यादा आया, मतलब त्रिभुज बनेगा। अब इसमें जैसे प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा त्रिभुज नहीं बन सकता है, निम्न में से कौन सा त्रिभुज नहीं बन सकता है। अब जैसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, ये जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें से आपको बताना कौन सा बन सकता है या फिर कौन सा नहीं बन सकता। 2 उत्तर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। आपको ये बताना कौन सा त्रिभुज बनेगा और कौन सा त्रिभुज नहीं बनेगा। अब देखिए इस प्रकार का प्रश्न आता है, इसको कैसे हल करना है। दो भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा, और तीसरी भुजा कौन सी, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी,
5। अब शेष दोनों का योग 1 + 2, ये यदि सही है तो त्रिभुज बनेगा, यदि ये गलत है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। ये कह रहा है कि 5 से बड़ा है कौन? 3। 5 से बड़ा 3 है? नहीं है, मतलब ये त्रिभुज नहीं बन सकता। ये त्रिभुज नहीं बन सकता कि 5 से बड़ा 3 होगा, नहीं है। दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होना चाहिए। यह तीसरी भुजा अलग रख दी 5, शेष दोनों का योग किया, ये योग ज्यादा होना चाहिए। शर्त अनिवार्य यह है कि ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। ये कंडीशन तो ऐसे की है कि 5 बड़ा है 3 से। कंडीशन सही ये है, प्रश्न में ये बन रही है, जो गलत है। गलत है इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बन सकता। निम्न में से कौन सा त्रिभुज नहीं बन सकता? ये त्रिभुज नहीं बनेगा। पहले विकल्प का जो है भुजाओं का माप, उसके आधार पर त्रिभुज नहीं बनेगा। दूसरे में बड़ी भुजा कौन सी? 8। शेष दोनों का योग इससे ज्यादा होना चाहिए। शेष 4 + 4, क्या ये ज्यादा है? नहीं है, क्योंकि ये भी 8 है, ये भी क्या है? 8 है, ये तो बराबर है। ये कंडीशन तो ऐसे बन रही है कि 8 = 8 की बन रही है। प्रश्न के अनुसार बराबर की कंडीशन नहीं बनानी है। कंडीशन में दोनों भुजाओं का योग ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा योग नहीं है, मतलब ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इस प्रश्न के 2 उत्तर हैं, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। निम्न में से कौन सा त्रिभुज नहीं बन सकता? पहला नहीं बन सकता, दूसरा भी नहीं बन सकता। दूसरा क्यों नहीं बन सकता? दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आया, ज्यादा आना चाहिए, बराबर आया है, इसलिए नहीं बनेगा। तीसरा प्रश्न, दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक, तीसरी बड़ी भुजा कौन सी? 6। शेष दोनों का योग 5 + 3, ये कंडीशन सही है, बिल्कुल सही है। ये 6 है, ये 5 और 3 8 है, 8 ज्यादा है, चिन्ह इस तरह है, बिल्कुल सही है, मतलब ये त्रिभुज बन सकता है। तो 6, 3 और 5 भुजाओं के माप वाला त्रिभुज बन सकता है। अगला ये, अब इसमें बड़ी भुजा कौन सी? 8। शेष दो भुजाएं कौन सी? 2 और 7। 7 और 2 9, ज्यादा है, मतलब ये भी त्रिभुज बन सकता है। तो ये 2 त्रिभुज बन सकते हैं और 2 त्रिभुज नहीं बन सकते। पहले 2 त्रिभुज नहीं बनेंगे, लास्ट दोनों त्रिभुज बनेंगे। तो भुजाओं के माप के आधार पर इस तरह से एक प्रश्न तो ये बनता है कि त्रिभुज बनेगा या फिर नहीं बनेगा। दूसरा प्रश्न इसमें बनता है, अभी जो अपन ने पढ़ी थी, कि यदि भुजाओं का माप जैसे ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, तो तीसरी भुजा का माप क्या क्या हो सकता है? तीसरी भुजा का माप क्या क्या हो सकता है? तो इसके लिए होता है, एक इनका डिफरेंस a - b, एक इनका योग a + b। a - b से तीसरी भुजा, जैसे मान लेते हैं अपन x, तीसरी भुजा जैसे x मान ली। अब इसका मान a - b इन दोनों के अंतर से ज्यादा होगा। x का मान a - b दोनों भुजाओं के अंतर से ज्यादा होगा और इन दोनों के योग से कम होगा। ये a - b से इसका मान अधिक होगा और a + b से इसका मान कम होगा कि x कम है। दो भुजाएं दे रखी है और तीसरी भुजा का यदि माप पूछा जाए तो तीसरी भुजा का माप दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक और दोनों भुजाओं के योग से कम होता है। किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान शेष दो भुजाओं के योग से कम व अंतर से अधिक होता है। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। तीसरी भुजा का मान दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक और दोनों भुजाओं के योग से कम, योग से कम होता है और अंतर से अधिक होता है। अब देखिए इसका प्रश्न किस तरीके से, यह तो इसकी थ्योरम है। जैसे कोई त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं दे दी 4 और यह 6। अब तीसरी भुजा का क्या क्या मान हो सकता है?
तीसरी भुजा का मान जैसे आपको x ये ज्ञात करना है, एक पूर्णांक संख्या में, बाकी दशमलव संख्या में तो भुजाओं के अनेक माप हो सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन एज ए पूर्णांक यदि x पूर्णांक है, x बराबर पूर्णांक, यदि पूरे पूरे अंक में x है और आपको x का मान ज्ञात करना हो तो x के काफी मान संभव है। कौन कौन से मान संभव है, कितने मान संभव है, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। यदि x पूर्णांक है, शेष दो भुजाओं का माप दिया है, तो x का जो मान होगा, अब x का मान कौन कौन सा होगा, तो ये x का मान a माइनस बी, इसके अंतर से ज्यादा, अंतर से ज्यादा मतलब 6 और 4 का अंतर कितना है, 6 और 4 का अंतर, a माइनस बी मतलब a में से b घटाना, ऐसा नहीं है, डिफरेंस अंतर लेना है। 4 और 6 का अंतर कितना है, 2, तो इन भुजाओं का जो माप होगा वो 2 से अधिक होगा, x का मान 2 से अधिक और इन दोनों भुजाओं के योग 6 और 4 कितने हुए, 10 से कम। x का मान 2 से अधिक और 10 से क्या होगा, कम होगा। अब आप बता सकते हैं कि x के कौन कौन से और कितने मान संभव है, तो x के मान 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 एज ए पूर्णांक यदि है तो ये x के मान संभव है। कुल कितने मान संभव है, कुल मान x के कितने हो सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल कितने मान हो सकते हैं, 7 मान हो सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये हो सकते हैं। अब इस प्रश्न में ये समझिए कि बाकी वाले मान क्यों नहीं हो सकते, कि यदि 3 से कम मान रखे तो क्यों नहीं हो सकता, और 9 से ज्यादा रखे तो क्यों नहीं हो सकता, इसका भी समझिए। समझने की बात है कि x का मान 2 क्यों नहीं हो सकता, जैसे अपन समझते हैं x का मान 2 इसलिए नहीं हो सकता कि दो भुजाएं दे रखी 4, 6 और तीसरी भुजा यदि 2 लिखते हैं तो ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज बनेगा, दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होता है, तो दो भुजाएं कौन सी, जैसे बड़ी भुजा अलग करनी, बड़ी भुजा 6, शेष दो भुजाएं 4 और 2, 4 और 2 का योग कितना हुआ, 6 हो गया, ये तो बराबर हो गया, तो बराबर हो गया, इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बनेगा। कि इस भुजा का मान 2 क्यों नहीं हो सकता, 2 क्यों नहीं, इसलिए कि दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होना चाहिए, वो अनिवार्य शर्त है। तो इसमें देखेंगे कि 6 बड़ी भुजा, शेष दो भुजाओं का योग 4 और 2 कितना हो रहा है, 6, बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा। अब देखिए x का मान 9 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, x बराबर 9 से ज्यादा, जैसे कि 10 क्यों नहीं हो सकता, भाई 9 तो हो सकता, 9 हो सकता, 9 हो सकता, ये मान लेके 10 क्यों नहीं हो सकता। इसके लिए जैसे कि 4, 6 और तीसरी भुजा कितनी होगी, 10, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 10, शेष दो भुजाएं कौन सी, 4 और 6, इन दोनों का योग भी कितना, 10, और इसका भी मान कितना, 10 और 10 बराबर हो गया, इसका मतलब ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसके मान में कितने मान हो सकते हैं, इन दोनों के अंतर से अधिक, इन दोनों के योग से कम। 4 और 6 का अंतर कितना, 2, 2 से ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा पूर्णांक लिखना है तो 3, 4, 5, 6, और इनके योग 6 और 4 कितना, 10, 10 से कम, 2 से अधिक और 10 से कम, 2 से अधिक मतलब 3 से लेके 10 से कम मतलब 9 तक पूर्णांक में यही मान संभव है। तो x के कितने मान, ये मान संभव है, टोटल कितने मान हुए, टोटल 7 मान हुए। तो x के कितने मान संभव है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह से प्रश्न बनता है त्रिभुज बनने की अनिवार्य शर्त से कि दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। आसान सा ही मामला है, समझ में आ गया होगा प्रश्न। अब इससे संबंधित प्रश्न भी अपन पढ़ेंगे, प्रश्न तो बाद में पढ़ेंगे, एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं कि किस तरह से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उनकी थ्योरी क्या है, फिर बाद में प्रश्न भी हल करेंगे। ये मामला समझ में आ गया होगा। तीसरी भुजा का मान दो भुजाओं के अंतर से अधिक और दो भुजाओं के योग से कम होता है। अगला देखिए, कोणों के आधार पर भी होता है, कौन सा त्रिभुज बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। निम्न में से कौन सा त्रिभुज नहीं बनेगा, जैसे ऑप्शन में 60, 40, 80 डिग्री में दिए हुए कोण के माप दिए हुए, त्रिभुज के तीनों कोणों के माप दिए, दो कोणों के माप से भी कई बार प्रश्न बन सकता है, दो कोणों के माप दे रखे हो फिर भी प्रश्न बन सकता है। कैसे देखिए, जैसे कि 100 डिग्री, 80 डिग्री और दो ही कोण दिए, तीसरा दिया ही नहीं हो।
जैसे कि 95 डिग्री, 95 डिग्री, चौथा 70 डिग्री, 20 डिग्री और 60 डिग्री। इसको थोड़ा सा चेंज करिए, 90 डिग्री। तीसरा कोण दिया हुआ ही नहीं, दो कोण दिया। अब इनमें से कौन सा त्रिभुज बन सकता है और कौन सा त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे ये प्रश्न बन सकता है, कोणों से संबंधित बन सकता है। तो कोणों से संबंधित त्रिभुज बनने की शर्त ये होती है कि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कई बार समस्या ये आएगी कोण तीन दिए ही नहीं तो योग 180 करेंगे कैसे। जैसे दो प्रश्नों में दो ही कोण दिए, तीसरा कोण नहीं दिया गया। इन दोनों में तो पता कर सकते हैं भाई, 60 39 100 1 80, ये कितने हो रहे हैं, 180 डिग्री हो रहे हैं, मतलब त्रिभुज बनेगा। ये तो त्रिभुज बनेगा भाई, 60 40 और 80, इस प्रकार तीन माप वाला त्रिभुज बिल्कुल बनेगा कि 60 डिग्री 40 डिग्री और 80 डिग्री बराबर कितने हो रहे हैं, 180 हो रहे हैं। अब जैसे एक प्रश्न का उदाहरण और लिख देते, जैसे 100 डिग्री, 20 डिग्री और 30 डिग्री। ये देखिए, अब सेकंड प्रश्न देखिए, सेकंड में 100 डिग्री और 90 डिग्री। अब 100 और 90 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 190 हो जाएंगे। दो ही 190 हो गए, तीसरे की जरूरत ही नहीं रही भाई। तीसरा कोण तो लिखा ही नहीं, उससे पहले ये 180 से ज्यादा हो गए और 180 से ज्यादा हो गए, मतलब इस प्रकार का त्रिभुज नहीं बनेगा। तो एक त्रिभुज में समकोण एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। एक त्रिभुज में एक ही समकोण हो सकता है, दो समकोण नहीं हो सकते। दो 90 डिग्री के कोण नहीं बन सकते, क्योंकि तीसरा कोण 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री का कोण संभव नहीं है। एक त्रिभुज में एक ही समकोण हो सकता है, दो समकोण नहीं हो सकते। तो इसमें जो योग आ रहा है वो 180 डिग्री से अधिक आ रहा है, ये त्रिभुज नहीं बनेगा, ये त्रिभुज नहीं बनेगा। एक त्रिभुज में एक ही समकोण होता है, एक ही अधिक कोण होता है, एक ही समकोण संभव है। ये बात क्लियर कर लेना। कोई त्रिभुज में एक ही समकोण संभव है, एक ही अधिक कोण संभव है, दो अधिक कोण नहीं हो सकते। एक त्रिभुज में दो अधिक कोण नहीं हो सकते हैं, न्यून कोण सारे ही हो सकते हैं। न्यून कोण तीनों ही संभव है, न्यून कोण तीनों ही संभव है। न्यून कोण एक हो सकता है, न्यून कोण दो हो सकते हैं, न्यून कोण तीन हो सकते हैं। न्यून कोण की कोई ऐसी शर्त नहीं है। न्यून कोण कितने ही हो सकते, एक न्यून कोण हो सकता है, दो न्यून कोण हो सकते हैं, तीन न्यून कोण हो सकते हैं। लेकिन जो समकोण होगा वो कितना होगा, एक ही होगा। समकोण एक होगा, शेष दो न्यून कोण हो जाएंगे, और अधिक कोण भी एक होगा तो शेष दो क्या हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे। तो यह है कि एक ही समकोण संभव है और एक ही क्या है, अधिक कोण संभव। अधिक कोण एक संभव है और समकोण एक संभव है। न्यून कोण में ऐसी कोई शर्त नहीं, न्यून कोण एक दो तीन हो सकते। अब देखिए निम्न में से कौन सा त्रिभुज नहीं बनेगा, तो ये दो हो गया। तीसरा 70 20 और 60। अब इनको जोड़ेंगे, 70 और 20 90, 90 और 60, 90 और 60 जोड़ेंगे तो 149 होंगे। 150 योग वाला कोई त्रिभुज नहीं होता, तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। अब ये 100 20 और 30, 100 20 और 30 150, ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये सारे त्रिभुज नहीं बनेंगे, ये एकमात्र पहला है जो त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए तो त्रिभुज बनेगा। दो अधिक कोण है, त्रिभुज नहीं बनेगा। दो समकोण है, त्रिभुज नहीं बनेगा। ये क्लियर बात याद रखनी है कि दो अधिक कोण नहीं हो सकते, ये दो अधिक कोण नहीं हो सकते। 180 डिग्री से योग कम नहीं हो सकता, 180 डिग्री से योग कम नहीं हो सकता। समकोण कितना संभव है, एक। अधिक कोण संभव कितना है, एक। न्यून कोण में ऐसा कुछ नहीं है। न्यून कोण बाकी के अपन लिख भी सकते हैं, तीनों न्यून कोण भी होते हैं, एक न्यून कोण भी होता है। तो ये त्रिभुज में बनने की शर्त में कोणों से भी कई बार प्रश्न बने, भुजाओं से हो गया, अब ये कोणों से हो गया। बाकी ये मामला वैसे बहुत आसान है, प्रश्न आसान से कम बनते हैं, हार्ड मामले से ही प्रश्न बनते हैं। अब इसके बाद त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार में विभाजन दो प्रकार से, एक भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर विभाजन,
भुजाओं के आधार पर विभाजन में 3 प्रकार के त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकार में भुजाओं के आधार पर विभाजन करें तो 3 प्रकार के त्रिभुज बनते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर, पहली बात समबाहु तो है, तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। 180 होता है और उसमें 3 बराबर भाग होंगे तो कितने कितने होंगे? 60। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो ये प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और प्रत्येक बहिष्कोण भी बराबर होंगे। प्रत्येक बहिष्कोण 360 होता है, 360 योग होता है और उस 360 में 3 का भाग दे दो, 12 3 36 120 डिग्री। तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान 120 डिग्री, प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 डिग्री। तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर, तीनों माध्यिकाएं बराबर। त्रिभुज में माध्यिकाएं बराबर होती है, तीनों लंब बराबर होते हैं, तीनों कोणों के समद्विभाजक बराबर होते हैं, सभी प्रकार के केंद्र एक जगह स्थित होते हैं। ऐसी कई विशेषताएं, सारी विशेषताएं लिख लो। वैसे तीनों माध्यिकाएं बराबर होती है, माध्यिकाएं ऊंचाइयां लंब बराबर होते हैं। ये 3 माध्यिकाएं होगी, तीनों बराबर होगी। त्रिभुज में माध्यिका किस प्रकार होती है? माध्यिका वैसे अभी पढ़ी तो नहीं है, अगले में पढ़ेंगे। माध्यिका मतलब ये होता है कि शीर्ष से सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। ये दोनों बराबर भाग होंगे तो वो माध्यिका हो जाएगी। शीर्ष से सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा माध्यिका होती है। माध्यिका आगे बढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें 3 माध्यिकाएं होगी। माध्यिकाएं वैसे कोई भी त्रिभुज 3 होती है। हर प्रकार की त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं, 3 ऊंचाइयां, 3 लंब। ऊंचाई लंब वैसे एक ही होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाए सम्मुख भुजा पर वो होता है लंब। ये मतलब माध्यिका समबाहु त्रिभुज है तो ये लंब ही होगा, बराबर भुज 2 भागों में बांटेगा और कोण भी कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ऊंचाई लंब और माध्यिका समबाहु त्रिभुज में एक ही होती है। समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई वही है, माध्यिका वही है और लंब भी वही है, और कोण का समद्विभाजक भी वही है। कोणों का समद्विभाजक, ये कोण का समद्विभाजक, यहां से ये दोनों कोण क्या बनेंगे? बराबर बनेंगे। समबाहु त्रिभुज है तो इसका कोण का समद्विभाजक माध्यिका, ऊंचाई, लंब, भुजाओं के लंब समद्विभाजक सब एक ही होते हैं। और इसमें जो केंद्र होते हैं त्रिभुज में, वैसे 4 प्रकार के केंद्र होते हैं। 4 प्रकार के केंद्र में एक होता है केंद्र, या इसी का नाम है केंद्रक, या इसी का नाम है गुरुत्व केंद्र। ये 3 नाम तो एक ही है। ये होता है माध्यिकाओं वाला। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक केंद्र या गुरुत्व केंद्र ये। उसके बाद एक होता है अंतः केंद्र, ये होता है कोणों का समद्विभाजक। एक होता है लंब केंद्र, ये शीर्ष लंबों का समद्विभाजक। और एक होता है परिकेंद्र, और ये होता है भुजाओं का लंब समद्विभाजक। परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, गुरुत्व केंद्र और केंद्रक एक ही जगह पर स्थित होते हैं। एक ही जगह पर स्थित होते हैं। त्रिभुज में 4 प्रकार के केंद्रक होते हैं। उसमें एक ये केंद्र, केंद्र, गुरुत्व केंद्र, ये है एक ही, नाम 3, ये है एक ही, केंद्र, केंद्रक और गुरुत्व केंद्र। उसके बाद अंतः केंद्र, अंतः कौन लिखा है? अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र, 3 ये और एक ये, 4 प्रकार के केंद्र होते हैं। ये माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है, ये कोणों के समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है, ये शीर्ष लंबों का कटान बिंदु होता है, और ये भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है। और ये चारों की स्थिति समबाहु त्रिभुज में एक ही जगह होती है, ये यहाँ पर।
और ये माध्यिका है, इसलिए ये 2:1 में बांटेगा। माध्यिका है इसका मतलब ये 2:1 में बांटेगा। तो ये जो माध्यिका है यही लंब है, यही कोण का समद्विभाजक है, ये भुजा का भी लंब समद्विभाजक है। ये भुजा का लंब समद्विभाजक मतलब बराबर भागों में बांटे लंब है, सीधे सीधे। तो भुजाओं का लंब समद्विभाजक कह सकते हैं, शीर्ष लंब कह सकते हैं, कोण का समद्विभाजक कह सकते हैं और माध्यिका कह सकते हैं। ये एक ही समबाहु त्रिभुज में ये सब एक जगह एक ही बिंदु पर होते हैं, सबकी लंबाइयां बराबर होती है। भुजा का लंब समद्विभाजक, शीर्ष लंब या कोणों का समद्विभाजक या माध्यिका सब एक ही जगह। ये केवल और केवल समबाहु त्रिभुज में ही ऐसा होता है, बाकी में सब जगह अलग अलग इनकी स्थिति होती है, अलग अलग इनकी लंबाइयां होती है, वो मामला सब अलग होता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज में ये सारा मामला एक ही जगह और सबकी लंबाइयां बराबर होती है। ये समबाहु का मामला है। अब इस समबाहु में कुछ और भी है भी। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की, जैसे ए और ए। भुजा की लंबाई माना कि ए, भुजा की लंबाई बराबर ए। भुजा की लंबाई ए है तो इसमें कई सारे फॉर्मूले बनेंगे। भुजा की लंबाई से कई सारे फॉर्मूले बनेंगे। उसमें पहला फॉर्मूला परिमाप का, फॉर्मूले सारे पढ़ने साथ में। परिमाप होगा 3 गुणा भुजा, उसके बाद क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, और तीसरा ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई माध्यिका या लंब। समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई, माध्यिका या लंब ये तीनों बराबर होते हैं, या कोण का समद्विभाजक या भुजा का लंब समद्विभाजक हो, सब एक ही होता है। इनकी लंबाई √3/2 गुणा भुजा, ये इनकी लंबाई होती है। ऊंचाई का फॉर्मूला पूछे, माध्यिका का पूछे, लंब का पूछे, समबाहु त्रिभुज में √3/2 गुणा भुजा, ये इसका फॉर्मूला है। ये समबाहु त्रिभुज से संबंधित फॉर्मूले इस प्रकार के इसमें अपने बनेंगे। अब त्रिभुज का दूसरा प्रकार, पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में, द्विबाहु का मतलब दो भुजाएं, दो भुजाएं बराबर होगी तो दो कोण भी बराबर होंगे। ये जैसे समद्विबाहु त्रिभुज में जैसे कि ये भुजा और ये भुजा यदि बराबर है, ये यदि दो भुजाएं बराबर है तो इनके आधार के कोण ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x। ये भुजा a है तो ये भुजा a। अब ये भुजा अलग भी हो सकती है, यानी ये कोण अलग y हो सकता है। दो समान भुजाओं के आधार के कोण भी समान होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में इतना ही मामला है कि समान भुजाओं के आधार के कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो भुजाएं बराबर होती है, दो भुजाएं बराबर होती है, दो कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें दो भुजाएं बराबर होगी, इसमें दो कोण बराबर होंगे, और समान भुजाओं के आधार के कोण, ये दोनों समान भुजाएं, इनके आधार के कोण, समान भुजाओं के आधार के कोण ही बराबर होते हैं। दूसरे ऐसे नहीं, ये दोनों भुजाएं ये बराबर हो जाए, ऐसे नहीं होगा। समान भुजाओं के आधार के कोण, ये भुजा बराबर है, मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, तो ये समान भुजाओं के आधार के कोण क्या होंगे, समान। अब समान भुजाएं जैसे a और a लिख दिया है, ये असमान भुजा b होगी है, तो इसमें आप परिमाप का सूत्र नहीं बनेगा। परिमाप वैसे तीनों भुजाओं का योग होता है, तो इसमें आप तीनों भुजाओं का योग कर सकते हैं। इसमें परिमाप में सूत्र की जरूरत नहीं होती है, त्रिभुज का परिमाप। अब जनरली एक बात ये समझ लीजिए, परिमाप होता क्या। परिमाप, परिमिति या परिधि एक ही, परिधि केवल वृत्त के लिए यूज होता शब्द, बाकी है एक ही। परिमाप, परिमिति या परिधि का मतलब है इसका बाहरी घेरा, मतलब भुजाओं का योग। बाहरी घेरा या भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप, परिमिति या
परिधि। ये बाहरी घेरा या फिर आप इसको कह सकते हैं भुजाओं का योग। परिमाप, परिमिति, परिधि तीनों एक ही है। इसका मतलब बाहरी घेरा या भुजाओं का योग। इसमें जैसे परिमाप लेना है तो a प्लस ए और प्लस बी, ये इस तरीके से कि दो भुजाएं ए और एक भुजा बी, तो ये इस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल b/4 रूट 4a² माइनस b²। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है b/4 रूट 4a² माइनस b², जिसमें a है समान भुजा, मतलब दो बराबर भुजा की लंबाई है, उसमें से a एक है और दूसरी b असमान भुजा, मतलब जो तीसरी भुजा है। ये तीसरी भुजा असमान भुजा, ये b है। समान भुजा a है और असमान भुजा क्या है, b है। और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला b/4 और रूट 4a² माइनस b², ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है और ये इसके परिमाप का फॉर्मूला। परिमाप और क्षेत्रफल, दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर, बस इतना ही मामला। और दो कोण कौन से और दो भुजाएं कौन सी, ये बात क्लियर पता होनी चाहिए कि समान भुजाओं के आधार के कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के आधार के कोण जो है समान होंगे, ये है समद्विबाहु त्रिभुज। अगला विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ये ए, बी और ये सी, तीनों कोण अलग अलग हो गए। ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तीनों भुजाएं अलग अलग और तीनों कोण अलग अलग होंगे विषमबाहु में, एक्स, वाई और जेड। ये विषमबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं अलग अलग और तीनों कोण अलग अलग। अब इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग, तीनों कोण अलग अलग। परिमाप का फॉर्मूला, परिमाप, परिमिति, परिधि a प्लस बी प्लस सी। क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला विषमबाहु त्रिभुज में हीरोन का सूत्र या हीरों का सूत्र, ये हीरों का सूत्र, हीरो का सूत्र, वैसे बिंदी लगी होती हीरोन होता है, हीरो मारवाड़ी शब्द है, वैसे ये तो हीरो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जिसमें एस होता है अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यह है अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा एस। हीरो का सूत्र का फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर एस का मतलब है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए बी सी भुजाओं की लंबाई है। विषमबाहु त्रिभुज में इतना ही मामला बनता है। जनरली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का और फॉर्मूला भी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक और फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला 1/2 ए बी साइन थीटा, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के और भी फॉर्मूले, जैसे ये था, ये है, ये 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा का मतलब ये है कि दो भुजाएं जैसे ये ए और बी दे रखी, इनके मध्य का कोण थीटा दे रखा हो, तब ये फॉर्मूला लगता है। दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण यदि दिया हो तो इस प्रकार से फॉर्मूला लगेगा 1/2 ए बी साइन थीटा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और ये था विषमबाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब कोणों के आधार पर प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार में पहला
न्यून कोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर प्रकार में पहला न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम। न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। ये जैसे कोई त्रिभुज है, इसमें प्रत्येक कोण वो है वो 90 डिग्री से कम होगा। मतलब ये सारे कोण, ये x, y और z, ये x, ये y और z, तो x, y और z तीनों को अलग अलग लिखेंगे। x 90 से कम, y भी 90 से कम और z भी 90 से कम। ये न्यून कोण त्रिभुज की शर्त। अब इसमें यदि भुजाएं दे रखी हो, जैसे ये ए बी सी त्रिभुज है, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी, इस तरह से दिया हो, भुजाओं के माप के आधार पर भी पता कर सकते हैं कि त्रिभुज कोणों के आधार पर कौन सा है। तो और उसका तरीका ये होता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा में जैसे डिफरेंस आता है उससे पता करते हैं। जैसे कि सी स्क्वायर और शेष दो भुजाएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से यदि होता है जहां सी सबसे बड़ी भुजा है, जहां सी सबसे बड़ी भुजा है, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यदि सी स्क्वायर के योग से अधिक है तो इस प्रकार का त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा और इसमें सी का मतलब है सबसे बड़ी भुजा। अब जैसे कि आपको दे रखा है कि 5, 4 और 3, 5, 2 और 4, ये जैसे त्रिभुज की भुजाओं का माप दे रखा और आपको पूछ ले कि ये त्रिभुज न्यून कोण है, अधिक कोण है, सम कोण है, इस तरह से कंडीशन का प्रश्न आता है। भुजाओं का माप देके और आपको पूछ ले कि ये त्रिभुज न्यून कोण होगा कि सम कोण होगा कि अधिक कोण होगा, तो इस तरह के प्रश्न अपन ये पूरा पढ़ लेते हैं। उसके बाद तीनों के एक साथ प्रश्न हल करते हैं। ये अभी हुआ न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। ये तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं और भुजाओं के आधार पर देखें तो इस तरह से सी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कम हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कम होगा सी स्क्वायर, तो ये एक न्यून कोण त्रिभुज होगा और इसमें सी का मतलब है सबसे बड़ी भुजा। ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए सी क्या है, सी कौन सी भुजा है, सी सबसे बड़ी भुजा। अब इसके प्रश्न करेंगे, पहले तीनों प्रकार पढ़ लेते हैं। ये न्यून कोण। दूसरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये चिन्ह समकोण का। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक ही संभव है, एक कोण 90 डिग्री का और शेष कोण 90 डिग्री से छोटे, दोनों न्यून कोण होंगे। मतलब समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण और शेष दो कोण न्यून कोण। एक कोण 90 डिग्री और शेष दो कोण कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे। शेष दो कोण कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे। ये समकोण त्रिभुज है और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय ये समकोण त्रिभुज में लगती। पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय इस तरह से होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अभी जो न्यून कोण के लिए पढ़ा था ना फॉर्मूला सी स्क्वायर बड़ा, वही है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि बराबर होता है, सी सबसे बड़ी भुजा और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी का मतलब है सबसे बड़ी भुजा। यहाँ पर जो ये फॉर्मूला, इसमें सी का मतलब हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि आता है तो वो त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा।
और समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें कर्ण कौन सा होता है? समकोण के सामने की भुजा। समकोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा और यही कर्ण है। समकोण के सामने की भुजा ये सबसे बड़ी भुजा होगी और ये कर्ण होगा। मतलब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। यह समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी? कर्ण। अब इसमें ये कर्ण है, शेष दोनों में से कर्ण पता चल गया कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। अब शेष दोनों में से एक आधार है, एक लंब है। अब ये त्रिकोणमिति आती है तब स्पेशली अलग अलग डिफाइन किया जाता है कि आधार लंब कौन सा होता है। बाकी जनरली कोई एक आधार लिख लीजिए, कोई एक लंब लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एक कोण और दिया और उसके संदर्भ में पूछा जाता है, जैसे ये थीटा दे दिया और इसके संदर्भ में पूछ लिया जाए कि अब आपका आधार कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा, तो स्पेसिफाई कर सकते हैं दोनों में से अलग। जनरली ये कोण दिया होता नहीं होता, ज्यामिति के तौर पर इसमें देखते हैं तब इसकी जरूरत नहीं होती कि दोनों में से एक आधार होगा और एक लंब होगा। यदि ये कोण दिया थीटा तो इस कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे। एक स्पेशली और कोण दिया जाता है और उसके संदर्भ में लंब पूछा जाता है। थीटा कोण के संदर्भ में लंब कौन सा है? तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी और ये आधार होगी। यदि थीटा कोण दिया तो ये लंब और ये आधार। बाकी आधार और लंब फिक्स नहीं होता है। बाकी कोई सा भी आधार लिखो, कोई सा भी लंब लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आधार और लंब ये इस तरीके से। अब ये समकोण त्रिभुज में ये पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से यह है कि आप दो भुजाएं दे रखी हो, तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण दिया हो, आधार दिया हो, लंब ज्ञात कर सकते हैं। आधार लंब दिया हो तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से आप तीनों भुजाओं के माप के कुछ सेट याद भी कर सकते हैं, जिनको पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। पाइथागोरस त्रिक मतलब दो भुजाओं का योग तीसरी के वर्गों के योग के बराबर हो, तो उस प्रकार के पाइथागोरस त्रिक भी बनते हैं। तो यहां से अपने जैसे कर्ण को k लिखते हैं, लंब को l और आधार को a लिखते हैं, तो कर्ण का फॉर्मूला कर्ण बराबर होगा रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार बराबर होगा रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और लंब बराबर होगा रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। ये इसके अलग अलग फॉर्मूले, कर्ण का फॉर्मूला, आधार का फॉर्मूला और लंब का फॉर्मूला। आधार कैसे ज्ञात करना, लंब कैसे ज्ञात करना और कर्ण कैसे ज्ञात करना, ये दो भुजाएं दी हो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। अब देखिए समकोण त्रिभुज में कैसे कैसे ज्ञात करने होते हैं। ये जैसे समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा 5, ये भुजा 4 और ये ज्ञात करनी। इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे दी और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। और जनरली जैसे इसको अपना आधार की बेस में है, आधार मान लिया जाता है, उधर की भुजा खड़ी भुजा है, जैसे लंब मान ली तो लंब, वैसे कोई भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जैसे लंब ज्ञात करना है तो लंब ज्ञात करना, इसका फॉर्मूला रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है लंब ज्ञात करने का, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण सबसे लंबी भुजा और जो समकोण के सामने की भुजा, ये समकोण के सामने की भुजा 5 कर्ण है, तो ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये 4 का स्क्वायर 16। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण 5 का स्क्वायर 25, आधार जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और 25 में से 16 घटा दीजिए, शेष बचेंगे 9 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। ये 9 का वर्गमूल 3। तो इस तरीके से आप आधार ज्ञात कर सकते हैं कि आधार कितना आएगा 3 आएगा। ये समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें जैसे दूसरा कोई प्रश्न, जैसे ये भुजा दे दी 12, ये भुजा दे दी 5 और ये भुजा ज्ञात करनी, ये समकोण है, तो ये समकोण के सामने की भुजा ज्ञात करनी। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण बराबर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए आधार का स्क्वायर, आधार कितना 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस लंब का स्क्वायर, लंब 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169 और 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। कर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी 13। इसमें पहले वाले में आधार कितना है, लंब कितना आया था 3 है। तो इस तरीके से आधार लंब कर्ण आप ज्ञात कर सकते हैं कि दो भुजाएं दी हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, ज्ञात की जा सकती। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न तो यह बनता है। दूसरा पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक का मतलब ये इस प्रकार का सेट बने हुए, और ये जो सेट बने हुए हैं ये समकोण त्रिभुज के लिए कौन कौन से सेट होते हैं उनको जनरली अपन याद कर सकते हैं। पहला होता है 3, 4 और 5, ये कर्ण है। बाकी आधार लंब फिक्स नहीं है, कोई सा भी लिखो। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है और 3, 4, 5 का सेट है। 3, 4, 5, 5 कर्ण है और 3, 4 में से एक आधार लिख लीजिए, एक लंब लिख लीजिए। और ये ऐसे पाइथागोरस त्रिक आपको याद होना चाहिए। पाइथागोरस त्रिक में मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस त्रिक का मतलब ये है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा मतलब 5, 5 का वर्ग शेष दो मतलब 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बराबर होना चाहिए। और योगा 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 16 9 कितने होंगे 25 होंगे, ये बराबर हो रहा है। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के यदि बराबर होता है तो उसको बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। ये पाइथागोरस त्रिक अब कौन कौन से हैं याद कर लीजिए, मैं लिखा देता हूं 3, 4, 5, फिर इनके गुणज चलेंगे। इनके सारे गुणज पाइथागोरस त्रिक होंगे। 3, 4, 5 के जैसे गुणज, अब 3 का दूसरा गुणज 6, 4 का दूसरा गुणज 8 और 5 का दूसरा गुणज 10। अब 3 का तीसरा गुणज 9, 4 का तीसरा गुणज 12 और 5 का तीसरा गुणज 15। अब इस तरह से आप 3, 6, 9 ये 12, 4, 8, 12 ये 16, ये 5, 10, 15, 20 क्रमवार पाड़े लिख दो बस। 3 का पढ़न, 4 का पढ़न, 5 का पढ़न क्रमवार लिख लीजिए सारे पाइथागोरस। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 16 के बाद में 20, 20 के बाद में 24, 5 में ये 25 और 25 के बाद में ये 30। एक तो सेट बनता ही है इनका। 3, 4, 5 के सारे गुणज इसी क्रम 3, 6, 9, 12, ये 3 का बड़ा 3 एकम 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30 सारे लिख सकते हैं। ऐसा ये 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, इस तरह से 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 6 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, इस तरह से आप सारे लिख सकते हैं। तो इस तरह 3, 4, 5 के सभी गुणज इस प्रकार से पाइथागोरस त्रिक होंगे। दूसरा इसका सेट होता है 12, 5, 13 और इसके भी सारे गुणज 12, 5, 13 के भी सारे गुणज जो हैं पाइथागोरस, जैसे 12 का दूसरा गुणज 24, 5 का दूसरा गुणज 10 और 13 का दूसरा गुणज 26। ये अब आगे और भी लिख सकते हैं आप। जनरली छोटी संख्याओं तक याद रखने की जरूरत में यही होता है 12, 5, 13, 24, 10, 26। इसमें भी याद ये तीसरे तक जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तक याद होने होते। और इसके बाद ये है 12, 5, 13, 24, 10, 26, मतलब 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 26 आएगा। एक इसमें बीच में और आता है 15, 8, 17, 15 का वर्ग और 8 का वर्ग जोड़ेंगे तो किसका वर्ग आएगा 17 का वर्ग आएगा। 15 का वर्ग, 8 का वर्ग और 17 का वर्ग, ये 24 का, 10 का और 26 का, 12 का, 5 का और 13 का। अब इसके बाद में एक और है इंपॉर्टेंट जो जरूरत रहती 24, 7, 25, 24 का वर्ग, 7 का वर्ग और बराबर किसका वर्ग आएगा 25 का। 24, 7, 25, 40, 9, 41 वो भी है, लेकिन बाद वालों की इस तरह से जरूरत नहीं रहती है, जनरली जरूरत में यही आते हैं। और ये पाइथागोरस त्रिक इतने आपको याद होने चाहिए। इस तरह के ये पाइथागोरस त्रिक जिनमें दो संख्याओं का वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। अब अगला
समकोण त्रिभुज में कुछ थोड़ी समस्याएं और पढ़नी है। अब समकोण त्रिभुज में एक जो परिकेंद्र होता है, वैसे तो बाद में पढ़ेंगे, जनरली एक बार और पढ़े। एक परिकेंद्र और एक लंब केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र समकोण त्रिभुज में, केवल जनरली समकोण त्रिभुज की बात करें इसमें अपन। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र और लंब केंद्र। लंब केंद्र होता है समकोण पर, यह लंब केंद्र है यहां पर। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां पर होता है? समकोण पर होता है। लंब केंद्र इसकी स्थिति कहां पर होती है? समकोण पर होती है। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र की स्थिति समकोण पर, मतलब ये लंब केंद्र यही है, यहां बनेगा कि इस भुजा से डाला गया लंब, इस भुजा से डाला गया लंब और उस भुजा से डाला गया लंब, यहां से जो बनेंगे ये समकोण पर बनेंगे। दूसरा होता है परिकेंद्र, ये लंब केंद्र है, परिकेंद्र। अब परिकेंद्र की स्थिति कर्ण की मध्य बिंदु पर, यह परिकेंद्र होता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र यहां पर होता है, कर्ण का आधा परिकेंद्र, परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है वो हमेशा कर्ण का मध्य बिंदु होता है। तो इसमें आप परिकेंद्र की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण की आधी होती है। परिकेंद्र की त्रिज्या बराबर कर्ण बटे 2। परिकेंद्र की जो त्रिज्या होती है वो होती है कर्ण बटे 2। ये परिकेंद्र की त्रिज्या बराबर कर्ण बटे 2, इस तरीके से ये समकोण त्रिभुज में। वैसे इनको बाद में और पढ़ लेंगे, जनरल जानकारी के लिए लंब केंद्र और परिकेंद्र की स्थिति में कई बार इस पर प्रश्न बनता है। अब इसके बाद अगला, समकोण त्रिभुज के बाद अगला अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए अधिक कोण त्रिभुज किस प्रकार से और कैसे होता है। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। ये जो x है, ये x का मान किससे अधिक होगा? 90 डिग्री से। मतलब एक कोण क्या होगा? अधिक कोण होगा। एक कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण का मतलब है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। तो एक कोण का मान वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। इसकी ये एक ही विशेषता है अधिक कोण में। दूसरा, भुजाओं के आधार पर अधिक कोण का जब पता करना होगा तो सी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के योग से अधिक होगा। यह अधिक कोण त्रिभुज के लिए सी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अधिक होगा और जिसमें सी का मतलब सबसे बड़ी भुजा है। अब इस पर आधारित अपन प्रश्न भी करेंगे। अधिक कोण त्रिभुज में इतना ही मामला है, इसमें ज्यादा कोई बात नहीं है। अब देखिए भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के माप के आधार पर कोणों का प्रकार पता करना है। भुजाओं के माप निम्न दिए गए हैं। तो त्रिभुज का प्रकार बताओ। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। भुजाओं के माप जैसे 4-5 प्रश्न हल करते हैं। पहला 2, 3, 4, 6, 8, 5। तीसरा 6, 8, 10। चौथा 4, 3, 4, 3, 5 आ गया। 2, 8, 7। अब इस तरह से जैसे भुजाओं के माप दे रखे हैं, आपको त्रिभुज का प्रकार बताना कि कौन से प्रकार का त्रिभुज है और ये यदि भुजाओं के माप दिए हुए। अब इसमें कैसे, सबसे पहले तो जो अपनी शर्त सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
एक सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक सी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ये है न्यून कोण त्रिभुज, ये है समकोण त्रिभुज और ये है अधिक कोण त्रिभुज। ये इनकी शर्त है और इसमें सी सबसे बड़ी भुजा है। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, शेष दो संख्याओं के वर्गों का योग 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 कितने हुए 13। ये सी स्क्वायर का मान है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है। अब आपको इसके बीच में चिन्ह लगाना है, तो ये 16 बड़ा है, ये है इस तरह से कि 16 अधिक है 13 से ये 16 अधिक है। 4 का स्क्वायर 16, शेष दो भुजाओं वर्गों का योग 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 हो गया, 16 अधिक है, सी स्क्वायर अधिक है। अब देख लीजिए सी स्क्वायर अधिक किस में है, ये सी स्क्वायर अधिक कौन से में है, अधिक कोण त्रिभुज में। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज। ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। 2 3 और 4 भुजाओं के माप का जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा बनेगा, अधिक कोण। अब इसमें एक बात ये भी ध्यान रखनी थी कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 2 भुजाओं का योग तीसरी से अधिक, 2 3 5 4 से ज्यादा है, मतलब त्रिभुज बनेगा। और त्रिभुज कैसा बनेगा, अधिक कोण बनेगा। अगली 6 8 5, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ये 8 का स्क्वायर 64, ये सी स्क्वायर है। नेक्स्ट, इन दोनों के वर्गों का योग, 2 भुजाओं का योग तीसरी से अधिक, 6 5 11 8 से ज्यादा है, मतलब त्रिभुज बनेगा, क्लियर है। सबसे बड़ी भुजा सी 8, 8 का स्क्वायर 64, शेष 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, 36 और 25 का जोड़ करके लिखना है। 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, 6 5 11 हासिल 1 और 3 3 6 61, ये भी 64 ज्यादा है, सी स्क्वायर ज्यादा है। सी स्क्वायर ज्यादा मतलब ये भी त्रिभुज कैसा है, अधिक कोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज। अब ये 6 8 10, 2 भुजाओं का योग तीसरी से अधिक, 10 से अधिक, 6 8 14 अधिक है। अब इसमें 2 भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा मतलब सी, मतलब बड़ी भुजा कौन सी 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, शेष 2, 6 का 36 और 8 का 64, ये 36 ये 64, 36 और 64 कितने हो गए 100 हो गए, बराबर आया। और बराबर कौन से में होता है, समकोण त्रिभुज में। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ये समकोण त्रिभुज बराबर आ रहा है, समकोण त्रिभुज है। ये सी स्क्वायर अधिक आ रहा है, अधिक कोण, ये सी स्क्वायर अधिक आ रहा है, अधिक कोण। और ये 2 भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होना चाहिए, 2 और 7 कितने हो रहे हैं 9, तीसरी भुजा कितनी है 8, 8 से अधिक है मतलब त्रिभुज बनेगा। 7 और 2 का योग 8 से ज्यादा होना चाहिए, 7 और 2 का योग 9 है, 8 से ज्यादा है। अब इसमें सी मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना है 64, 7 का 49 और 2 का 4, 49 और 4 जोड़ के लिख लीजिए, 49 और 4 हो जाएंगे 53, इसमें भी ये 64 ज्यादा है, 64 ज्यादा मतलब ये भी त्रिभुज कैसा है, अधिक कोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज। ये ज्यादा आता दोनों भुजाओं का योग, ऐसा तो कहीं इसमें आया नहीं है, यदि आता तो वो न्यून कोण त्रिभुज होता। और सी स्क्वायर अधिक आ रहा मतलब अधिक कोण त्रिभुज है, बराबर आ रहे हैं मतलब समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार आप ये भुजाओं के माप के आधार पर पता कर सकते हैं त्रिभुज किस प्रकार का है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है या फिर न्यून कोण त्रिभुज है। भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। अब एक प्रश्न लास्ट बच गया इसमें त्रिभुज में आज की क्लास का, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। कि जैसे कोई त्रिभुज है, कोणों का माप दे रखा जैसे x, y और z, भुजाएं जैसे a, b और c, कोई भी लिख लीजिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये रहती है, सबसे बड़े कोण के सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे
छोटी होगी। मतलब कोण के माप के आधार पर भुजाओं का माप, मतलब उनका आरोही अवरोही क्रम पता किया जा सकता है। यदि भुजाएं, जैसे कि इसमें सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा ए हो तो सबसे बड़ा कोण, अब आप बता सकते हैं सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। यदि सबसे बड़ी भुजा ए है, मान लिया इस प्रश्न में क्या सबसे बड़ी भुजा ए है, ए सबसे बड़ी भुजा, इसका मतलब सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, जेड होगा। ए सबसे बड़ी भुजा है, मतलब जेड सबसे बड़ा कोण होगा कि ए के सामने का कोण कौन सा है, जेड, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, जेड होगा। कंडीशन लगाई कि यदि सबसे बड़ी भुजा ए है तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, जेड होगा। यदि सबसे छोटी भुजा बी है तो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, वाई होगा। सबसे छोटी भुजा बी है तो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, वाई होगा। मतलब जो भुजा सबसे छोटी है उसके सामने का कोण सबसे छोटा, जो भुजा सबसे बड़ी है उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। अब यदि कोण एक्स, वाई और जेड, जिसमें एक्स बड़ा है, वाई और जेड सबसे छोटा है, एक्स वाई जेड हो तो भुजाओं का क्रम, भुजाओं का क्रम क्या होगा। यदि ये दिया हुआ कि एक्स सबसे बड़ा, उसके बाद वाई और उसके बाद में सबसे छोटा कौन सा है, जेड है, ये यदि ये दे रखा है तो आपको भुजाओं का माप बताना है। तो सबसे बड़ा कोण उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा कोण एक्स, एक्स के सामने की भुजा सबसे बड़ी कौन सी होगी, सी सबसे बड़ी भुजा होगी। उसके बाद कोण कौन सा है, वाई, तो वाई के सामने की भुजा कौन सी, बी, और उसके बाद सबसे छोटा कोण कौन सा है, जेड, जेड के सामने की भुजा कौन सी है, ए, सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, ए, उसके बाद में बी और सबसे बड़ी भुजा सी। इस क्रम में, मतलब यदि कोणों का क्रम दिया है भुजाओं का क्रम ज्ञात कर सकते हैं, भुजाओं का क्रम दिया है कोणों का क्रम ज्ञात कर सकते हैं, सबसे बड़ा कोण दिया है सबसे बड़ी भुजा बता सकते हैं, सबसे बड़ा भुजा दे रखी है तो सबसे बड़ा आप कोण बता सकते हैं। मतलब भुजा से कोण का जो संबंध होता है वो इस तरीके से, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होगा। तो इस तरह से भी कई बार प्रश्न पूछा लिया जाता है कि आपको कोण देके पूछ लिया जाए। जैसे एक प्रश्न और हल कर लेते हैं। जैसे ये दिया है 50 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री, और ये भुजाओं का माप दे दिया ए बी सी। अब आपको इनमें से भुजाओं का क्रम बताना है। 4 ऑप्शन जैसे दे दिया जाए, ए बड़ा है, बी बड़ा है, सी, या ए सी बी, ए बी सी, सी बी ए, ऐसे कोई क्रम से जैसे आपको ऑप्शन दे दिया जाए। अब भुजाओं का माप बताना है। तो अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कोण उसके सामने एक भुजा सबसे बड़ी, सबसे बड़ा कोण कौन सा, 70, 70 के सामने की भुजा कौन सी बड़ी होगी, सबसे ए सबसे बड़ी भुजा होगी, ए सबसे बड़ी भुजा होगी। ये 70 डिग्री के सामने एक भुजा सबसे बड़ी, फिर 60 डिग्री के सामने एक भुजा 2 नंबर पे, और फिर 50 डिग्री के सामने एक भुजा सबसे छोटी सी। तो ये क्रम होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही है। ए सबसे बड़ी भुजा क्योंकि ए के सामने का कोण सबसे बड़ा, 2 नंबर पे बी है क्योंकि बी के सामने की भुजा कोण 2 नंबर पे है, और सी 3 नंबर पे क्योंकि ये सी के सामने का कोण सबसे छोटा है। तो ये इसका उत्तर इस तरह से, मतलब कोण दिए हैं, भुजाओं का क्रम, भुजाएं दिए, कोणों का क्रम आप पता कर सकते हैं। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी। तो इस तरीके से ये आप पता कर सकते हैं। त्रिभुज में वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, आज की क्लास में कुछ हल हुआ है, बाकी का अपन अगली 2-3 क्लासों में पहले त्रिभुज पढ़ लेंगे, पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे और उसके बाद त्रिभुज से संबंधित सारे प्रकार के प्रश्न हल करेंगे।